हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस, हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 किया था। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना शॉर्ट इंट्रो देते हैं। माई सेल्फ शुभराज सिंह रोडिया, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परस्यूइंग BS इन केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने नस्ट इक्वेशन के बारे में जाना था कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने डेनियल सेल, कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सारी चीजों के बारे में जाना था। हमने गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा ई के रिलेशन के बारे में भी जाना था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। इसके बाद हम इस क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं पुरानी क्लास का। पुरानी क्लास में हमने लास्ट में एक होमवर्क दिया था, होप कि आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। चलो अब इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये अपना होमवर्क था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द डेनियल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस से क्या बना अपना जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फॉलोइंग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, अपने पास कंसंट्रेशन दे रखी है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर, अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखे हैं। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? कॉपर 2 प्लस से क्या बना? कॉपर बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इसमें क्या बना? जिंक 2 प्लस से जिंक बना, तो ये भी अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। किस चीज से अपने को पता चला? इस चीज से पता चला कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन। अच्छा ओवरऑल सेल रिएक्शन तो यही हो गई इसकी कि जिंक से क्या बना? Zn2 प्लस बना, कॉपर 2 प्लस से क्या बना? कॉपर बना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट सेल। अच्छा, तो ई नोट सेल अपना क्या होता है? ई नोट सेल अपना क्या होता है? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, और ये ई नोट क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो कैथोड पे क्या होगा? जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, तो कैथोड पे रहेगा ये। तो लिख देते हैं अपन, ये हो गया अपना कैथोड पे। माइनस एनोड पे क्या रहेगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है, लेकिन इसका क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस 0.76 इज इक्वल टू टोटल क्या? 1.10। ठीक है, तो जो अपन ने ई नोट सेल निकाला वो अपना 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.76 क्या हो गया? 1.1 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द रिएक्शन कोशेंट Q। रिएक्शन कोशेंट Q, रिएक्शन कोशेंट Q क्या होता है? इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट का ले लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय, इसमें क्या है? जिंक की तो कंसंट्रेशन अपनी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है, तो इनका 1 हो जाएगा। इसमें क्या है? कॉपर 2 प्लस एक्वस, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगी? कॉपर 2 प्लस एक्वस आ जाएगी। क्यू क्या निकलेगा? अपना जिंक का कंसंट्रेशन ऊपर लिख दो, वो हो जाएगा 1, डिवाइड बाय इसका कंसंट्रेशन नीचे लिख दो, वो हो जाएगा 0.01। तो अपना क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ई सेल अंडर दिस कंडीशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है? ई सेल निकालना है। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन। एन क्या हो गया अपना? 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। डिवाइड बाय 2 log ऑफ क्यू। क्यू क्या है अपना? 100 है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि अपने पास ई नोट सेल भी है। क्या है अपना? 1.1 वोल्ट। ये अपन ने 100 ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पे अपन ने 0.0592 क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 298 केल्विन। इस वजह से अपन ने यहाँ पे 0.0592 लिया है। ठीक है, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू ले दिया। और टेम्परेचर दूसरा दे रखा होता तो क्या करते? जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते और उस हिसाब से यहाँ का जो कांस्टेंट आता उससे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या यहाँ पे, चलो ये सेल रिएक्शन अपन ने देख ली थी, ये अपन ने प्लस 1.1 वोल्ट निकाल लिया था। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन क्यू, ये 100, ये भी निकाल लिया था। बाकी अपना कैलकुलेशन पे क्या अटका था? 1.1 वोल्ट माइनस 0.0592 डिवाइड बाई 2 log ऑफ 100। तो ये तो कट जाएगा और इनमें से इसको माइनस कर देंगे। तो सिंपली अपन ने ये लिखा, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट गए और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 1.04 वोल्ट। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जो हमने होमवर्क क्वेश्चन किया था वो इजी था। इसमें होमवर्क क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हमने क्या देख लिया?
सेल रिएक्शन निकालना सीख लिया हमने। क्या देख लिया हमने? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीख लिया, रिएक्शन क्वेश्चन निकल गया हमारा, और क्या निकल गया? नस्ट इक्वेशन से सेल पोटेंशियल निकल गया ई सेल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, आज के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है समझते हैं। जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, पहले हमारे पास क्या था? डेनियल सेल में एक यहाँ पे कंटेनर था और एक और कहाँ पे? यहाँ पे कंटेनर था, और उसको हमने सॉल्ट ब्रिज से क्या किया था? कनेक्ट किया था, और बाकी ऊपर जो भी अपने को चार्जेस वगैरह जो भी करंट फ्लो हो रहा था वो सब हो रहा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक कंटेनर होता है, उसमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, ऊपर लगी रहती है अपनी क्या? बैटरी। बैटरी का ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बैटरी का इधर क्या है? नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अपन अज्यूम करते हैं कि इसमें क्या है? मोल्टन NaCl। क्या है अपना? मोल्टन NaCl। सॉल्यूशन में क्या क्या बनेंगे? Na प्लस, और क्या बनेगा? Cl माइनस। तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl माइनस किससे? इससे अट्रैक्ट होगा, और Na प्लस किससे? इससे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एनोड। इसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? जो Na प्लस से वो अगर इधर जाएगा तो Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ये सोडियम बन जाएगा। तो कैथोड पे क्या होगा? यहाँ पे सोडियम बनेगा। कैथोड पे क्या हो रहा है? सोडियम बन रहा है। एनोड पे क्या होगा? क्लोरीन उधर गया, क्लोरीन में से क्या? हाफ क्लोरीन की गैस निकल गई, और क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या निकलेगा अपना? यहाँ पे क्लोरीन की क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। ये बात समझ में आई? ये क्यों हो रहा है वो समझते हैं। जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, जो अपनी गैल्वेनिक सेल और ये सब थी, उनमें क्या हो रहा था? केमिकल रिएक्शन हो रही थी, और उससे पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है, अपनी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है ना, यहाँ पे हमने ये जो देख पा रहे हो ये बैटरी लगाई है, तो इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करवा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। NaCl था, सोडियम किधर गया? कैथोड पे गया, और सोडियम जमा हो गया अपना। क्लोरीन था, क्लोरीन किधर गया? क्लोरीन माइनस किधर गया? एनोड पे गया, और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन की गैस निकल गई। तो ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर नॉर्मल अपने पास मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है कुछ भी चीज, ठीक है, जैसे कि अगर PbBr2 है, तो अपने को कैथोड पे क्या मिल जाएगा? Pb मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि Pb2 प्लस क्या बना लेगा? Pb बना लेगा। अपने पास एनोड पे क्या मिल जाएगा? ब्रोमीन गैस मिल जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया मोल्टन स्टेट में अगर NaCl है। अगर एक्वस NaCl हुआ तो, एक्वस NaCl हुआ तो क्या होगा? इसमें सिर्फ अपने पास NaCl था। अब आप बोलोगे भाई इसमें भी तो सिर्फ NaCl है, बट एक टर्म याद रखो, यहाँ पे एक्वस भी है, मतलब वाटर भी है। तो NaCl में क्या होगा? मतलब अपने पास Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है। वाटर का क्या? अपने पास H प्लस भी है और OH माइनस भी है। अब कैथोड पे क्या निकलेगा? एनोड पे क्या निकलेगा? इन दोनों कैटायन में से क्या जमेगा, और इन दोनों एनायन में से क्या निकलेगा, ये समझते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से क्या निकलेगा, क्या जमेगा? ठीक है, ये समझते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या होती है हमें पता है? नहीं पता, लेकिन हम अभी समझेंगे कैसे निकालते हैं। तो कैटायन के केस में क्या करते हैं वो समझते हैं। कैटायन के केस में आप क्या करते हो? जैसे कि अब आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में तो पता नहीं मैं किस कैटायन को निकालूं, किस कैटायन को नहीं निकालूं। तो आपने एक पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ी थी आपने? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अपन ने निकाली थी। इसके ऊपर कुछ एलिमेंट थे, इसके नीचे कुछ एलिमेंट थे। ठीक है, तो अपन इसी का यूज करके निकालेंगे कि कौन सा आयन कैथोड की तरफ जाएगा। एक बात ध्यान रखो, जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा? कैथोड में जाएगा। C से C, जो एनायन अपना वो किस में जाएगा? एनोड में जाएगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो जिसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका रहता है? अगर अपन नीचे आएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या बढ़ता जाएगा। तो जो नीचे रहेगा, मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, वो ही माइग्रेट करेगा, विल माइग्रेट। मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट्स थे वो माइग्रेट करेंगे, जो अगर ऊपर वाला है वो माइग्रेट नहीं करेगा।
इस केस में क्या है, इस केस में अपने को सोडियम दे रखा है और H+ दे रखा है। इसमें माइग्रेट कौन करेगा, सोडियम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन के ऊपर होता है, सोडियम अगर ऊपर है तो ये माइग्रेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन नीचे है तो ये माइग्रेट करेगा, क्योंकि इसका क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसके केस में क्या, एक्वस NaCl के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। ये बात क्लियर है। इन केस ऑफ एनायन, एनायन में क्या होगा, तो एनायन में आप इस सिंपल ये वाली चीजें याद रखो, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन। इन केस में कुछ भी हो तो ये माइग्रेट पहले करेगा, आयोडीन आयन जो माइग्रेट करेगा उससे पहले करेगा, अगर आयोडीन के कंपैरिजन में कोई भी है तो फिर आयोडीन माइग्रेट करेगा, या फिर उसके आगे जो भी उस हिसाब से माइग्रेशन होगा। जैसे कि अपने पिछले केस में क्या था, OH- था और क्लोरीन माइनस था, तो इसमें से OH और क्लोरीन में से कौन सा जाएगा, क्लोरीन जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो एक्वस NaCl के केस में अपन यहाँ से क्या समझे, एक्वस NaCl के केस में जो अपने कैथोड है उस पे क्या जाएगा, H+ जाएगा, जो अपना एनोड है उसमें क्या जाएगा, क्लोरीन जाएगा। ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि यार इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर अपने पास है तो उसमें अपन क्या करेंगे। अगर अपना पास मोल्टन स्टेट में है तो हम क्या करेंगे, और अगर हमारे पास एक्वस स्टेट में है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा आयन है तो हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा आयन है तो केटायन के केस में ये लगा देंगे, एक से ज्यादा आयन है तो एनायन के केस में अपन ये लगा देंगे। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने मोल्टन वाला पढ़ लिया, हमने एक्वस वाला पढ़ लिया, या फिर और भी कोई दूसरे आयन से वो वाला पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं स्पेशल केस ऑफ Ag इलेक्ट्रोड। Ag इलेक्ट्रोड का स्पेशल केस देखते हैं। अभी बेसिकली हमारे जो जितने भी इसमें इलेक्ट्रोड थे ना, ये जो इलेक्ट्रोड थे ये इनर्ट थे, ये इनर्ट थे, या फिर प्लेटिनम के मान सकते हो, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड थे। लेकिन जब अगर स्पेशल केस आएगा Ag का, तो स्पेशल केस में क्या होगा पता है, अगर हम इन दोनों को इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लें तो ये हमारे क्या होंगे, Ag के ही इलेक्ट्रोड होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अपना Ag का ही सॉल्यूशन होगा। ये बात क्लियर हुई, ये इलेक्ट्रोड भी होंगे Ag के। अगर कभी भी ऐसा आए कि यहाँ पे जिसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे Ag का जो सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे अब तुम किसी का भी सॉल्यूशन ले सकते हो, यहाँ पे जो Ag का होता है सॉल्यूशन, Ag की जगह कॉपर भी हो सकता है, पी से, है ना, तुम जो भी रखोगे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास Ag का ही इलेक्ट्रोड है और Ag का ही सॉल्यूशन है, तो अपन अब देखते हैं कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या। ये थोड़ा स्पेशल केस है, बाकी सारे तुम्हारे उसी से, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी लगी है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये अपना एनोड है, ये अपना क्या है, कैथोड है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे होता है, यहाँ पे Ag+ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा Ag। ये क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपने पास Ag है, Ag से क्या हो गया, Ag+ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कैथोड पे क्या होगा, अपना रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, अपना एज यूजुअल ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपन कैथोड पे क्या बना रहे हैं, Ag बना रहे हैं। तो ये जो Ag आएगा अपना, ये प्योर फॉर्म में आएगा, और ये जो Ag निकल रहा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो किस चीज में यूज होता है, जैसे कि अपने पास अगर इम्प्योर सिल्वर है और अपन यहाँ पे उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, इम्प्योर सिल्वर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हम इम्प्योर सिल्वर से प्योर सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी इम्प्योरिटीज कहाँ होगी, इम्प्योरिटीज नीचे जम जाएगी। एनोड पे आ रहा है तो एनोड पे नीचे यहाँ पे क्या जम जाएगी, इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो एनोड के नीचे हमारी क्या जम जाएगी, इम्प्योरिटीज जम जाएगी। क्यों जम जाएगी, क्योंकि इम्प्योर सिल्वर है, उसमें से जो जो सिल्वर है Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इधर जाके कैथोड पे जो प्योर सिल्वर है उसमें चला जाएगा, और नीचे क्या जम जाएगी, बस इम्प्योरिटीज जम जाएगी। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सारे केसेस देख लिए। पहला केस क्या देख लिया अपन ने कि मोल्टन स्टेट में क्या होगा, दूसरा क्या होगा अगर ज्यादा आयंस रहे एक से तो क्या होगा, तीसरा स्टेट क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट उसी तरह का हो तो क्या होगा। ये सारी बातें क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइजिंग एन एक्वस NaCl सॉल्यूशन व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। समझते हैं इसको, लॉजिकली समझते हैं। अपने पास क्या था, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में कौन कौन से आए होते हैं, Na+ और Cl-, और इधर क्या होगा H+ और OH-। अपन ने अभी क्या निकाला, अपन ने अभी देखते हैं क्या निकाला। अपन ने देखा कि जो NaCl है उसके केस में हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा। जो NaCl है उसके केस में क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन जाएगा। तो सॉल्यूशन में बच क्या जाएगा,
सोडियम बन जाएगा और OH बन जाएगा। ये क्या बनाएगा अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है अपना बेस है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा ये क्या बन जाएगा अपना बेसिक बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वाटर इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। द बिल्डअप ऑफ OH माइनस मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक। ये जो OH माइनस बन रहा था ना, जो Na प्लस के साथ जिसने बॉन्ड बनाया, यही अपना क्या बेस होता है। तो इस वजह से अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन क्लियर हुआ, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी उसी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पीएच बढ़ेगा या घटेगा। पीएच किसकी वजह से बढ़ेगा, जो सॉल्यूशन में बचा रहेगा उसी की वजह से बढ़ेगा ना। तो सिंपल अपने लॉजिक लगाया और अपना आंसर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं फेराडे लॉ। अब फेराडे लॉ क्या बोलता है, जैसे कि जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे हमारा क्या जो भी अपना मटेरियल है, जैसे कि सोडियम हो गया या सिल्वर हो गया, ये सारी चीजें क्या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जम रही है। तो उस इलेक्ट्रोड पे कितना वेट जमेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, सोडियम का या फिर किसी भी चीज का, वो हम फेराडे लॉ से बता सकते हैं। जितना वेट डिपॉजिट होता है, वेट जितना डिपॉजिट होता है ऑन इलेक्ट्रोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है चार्ज के। जितना चार्ज उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पास हो रहा है। ऊपर अपन ने बैटरी लगाई है, बैटरी से करंट भी पास होगा, चार्ज भी पास होगा। ठीक है, तो इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास क्या एक कांस्टेंट आता है जेड। जेड क्या होता है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जेड का फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय ये फेराडेस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96,500। ठीक है, अब चलो एक बात और समझते हैं। जो ये 1 फेराडे होता है ना, इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.6.023 into 10 raised to power 23 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। मतलब 1 मोल का जितना चार्ज रहेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज रहेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज रहेगा, वही क्या बताता है 1 फेराडे बताता है। ये बात क्लियर रहनी चाहिए, बेसिक है, तुम्हें याद रहना चाहिए, है ना। चीजें बेसिक है, थोड़ी बहुत चीजें जो हमें नहीं पता है वो हम देख सकते हैं कि जो 1 फेराडे वो क्या है, वो और कुछ नहीं है, वो हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू जेड क्यू अपना आ गया था। जेड की जगह हम क्या लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय एफ। यहाँ पे लिख दे इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय एफ। इस इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, ये लिख सकते हैं सिंपली, हमने उसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब इसको जब इधर मोल कैसे आ गया, इसको अब इधर ले जाएंगे, जो मोलर मास है ना उसको नीचे ले जाएंगे, ये मोलर मास हो गया, इसको एन फैक्टर को उधर ले जाएंगे इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे क्या आ गया क्यू बाई, ये वाली चीज क्या बन गई अपनी, ये वाली चीज बन गई एन। तो ये क्या हो गया एन इंटू एन एफ इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना फेराडेस फर्स्ट लॉ का प्रूफ भी हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, प्रूफ बहुत छोटा है लेकिन तुम इस पूरे को याद रखो। क्यों याद रखो, तुमसे वेट के कंडीशन में भी पूछ सकता है, तो तुमसे मोल्स की कंडीशन में भी पूछ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तुम्हें याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे निकाला गया है, वो तुम्हें पता रहेगा, तो तुम कोई भी सवाल आओगे तो वो बना दोगे। ठीक है, आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फेराडेज लॉ पे एक क्वेश्चन है, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि फेराडे लॉ हमें एक्चुअली लगाना कैसे। एक क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर 2 आवर्स। करंट कितना पास किया गया, आई की वैल्यू दे रखी है अपने पास कितनी 5 एम्पियर, टाइम क्या दे रखा है अपने पास 2 आवर। अब एक चीज समझते हैं, चार्ज क्या होता है अपना आई टी। चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसी फॉर्मूले से अपन लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से Q निकाल लेते हैं, Q कितना आया अपना 5 इंटू 2। अब ये R में है, ये बात ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर चीज किसमें है R में। तो अपना चार्ज कितना आ गया 10, ये अपना Q आ गया। और क्या निकालना है अपने को, Ag प्लस से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकला Ag बन गया, मोलर मास दे रखा है अपने को Ag का, फेराडेज दे रखा है। ठीक है, तो अपन निकालते हैं इसमें सिंपल अपने को क्या निकालना है, करंट पास तो ये तो लिखा ही नहीं, क्या निकालना है, क्या निकाला वेट। अच्छा चलो वेट निकालते हैं, इसका अपन वेट निकालते हैं। वेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वेट का फॉर्मूला होता है जेड क्यू। अच्छा जेड का फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे इनटू क्यू। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर।
इंटू एफ इंटू क्यू। मोलर मास क्या अपने को दे रखा है 108 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। एन फैक्टर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका एन फैक्टर क्या क्या 1 हो गया इंटू फेराडे अपने को दे रखा है 96,500। क्यू की वैल्यू क्या अपने को दे रखी है, क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली 10 निकाली। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या निकला 5 एम्पियर 2 इंटू 36। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे जो अपना टाइम था ना अपन के पास 2 क्या था आर में था, ये मैंने बोला था ये आर में, इसको हमने किस में कर लिया सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे 3600। सेकंड में कन्वर्ट हो गया, हमने क्यू निकाल लिया। क्यू निकालने के बाद हमने क्या किया क्यू बाई एफ किया, ये जो क्यू बाई एफ है ना ये हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारा क्यू बाई एफ का हुआ उसमें मल्टीप्लाई किया 108 जो मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, एन फैक्टर क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा किसके बेसिस पे, फेराडेज लॉ के बेसिस पे। ये बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड व्हेन अ चार्ज ऑफ 36,000 कूलम पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमें निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या है हमारा 36,000 कूलम, चार्ज है हमारा 36,000 कूलम, ये हमारा चार्ज हो गया। और हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो आंसर आएगा वही अपना क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया 36,500 डिवाइड बाय 96,500 अपन ने डिवाइड किया है। अपन ने इसको क्यों डिवाइड किया, इससे अपने को क्या आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब अपन Na से डिवाइड करेंगे, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम Na से डिवाइड करेंगे तो अपने पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो जब तुम डायरेक्ट 96,500 से डिवाइड कर दो या फिर किससे चार्ज से डिवाइड कर दो इनटू Na से डिवाइड कर दो, ये अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ठीक है, उसी का यूज हुआ। बात क्लियर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया और अपना क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसकी दो मेथड क्लियर हो गई ना। अपने को अगर जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मोल्स के टर्म्स में निकालने हैं 96,500 से डिवाइड कर दो, या फिर मोल्स के टर्म्स में नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो अपन ये कर दो। और हाँ क्वेश्चन में भी हाउ मेनी मोल्स पूछा गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए उसके बाद मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल। बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। क्या क्या पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ लिया, एक और चीज क्या पढ़ ली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो यूज है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, वो सारी चीज भी हमें फेराडे लॉ से पढ़ ली। क्लियर हुई बात है, आगे बढ़े। इजी है, यहां तक तो इजी था। आगे बढ़ते आगे बढ़ते रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। इन पांचों के बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल क्या हो गया अपना लेंथ, ए क्या हो गया अपना एरिया, ये क्या हो गया अपना रो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये क्या हो गया अपना रेजिस्टेंस। सिंपल सारी चीजें लिखिए, आर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, इनकी यूनिट्स भी लिखिए। ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अब एक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, G इज इक्वल टू 1/, ये अपना कंडक्टेंस होता है। ठीक है, G को कैसे डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। अपन क्या लिख सकते हैं सीमेंस भी लिख सकते हैं, सीमेंस लिख दो ओम इनवर्स लिख दो, सेम ही बात है। ठीक है, ये इसका किसका फॉर्मूला हो गया अपना कंडक्टेंस का फॉर्मूला। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक और क्या हो गया रेजिस्टिविटी, अपने रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या था अपना R इज इक्वल टू रो एल बाई। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ए इधर गया एल इधर गया, R इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू, यही अपना ये रो इज इक्वल टू क्या हो गया R ए बाई एल। ये अपना किसका हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। ये किससे डिराइव हो गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से डिराइव हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कंडक्टिविटी कप्पा। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं कप्पा से। अब ये क्या होता है, जो रो होता है ना रेजिस्टिविटी अपना,
अगर 1/ρ कर देंगे तो ये अपना कप्पा हो जाएगा। तो वही लिखते हैं अपन। अपन क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन रो लिखते हैं, रो इज इक्वल टू आर, क्या था अपना फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, इनको फिर से इधर उधर ट्रांसफर कर दो, आर इधर आ जाएगा 1/r, ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/ρ, ये ऊपर L/A। 1/ρ को क्या लिख सकते हैं, कप्पा लिख सकते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा 1/r, इधर L/A। तो कप्पा की वैल्यू क्या होगी 1/ρ विच इज इक्वल टू 1/r, ये L/A। कैसे क्या डायमेंशन से वो सब लिख सकते हैं। कप्पा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सीमेंस पर मीटर, है ना, S/m, जो सीमेंस है उसको अपन S से डिनोट करते हैं, S/m। सिंपल, बाकी सबकी भी अपनी यूनिट और डायमेंशंस क्लियर है। यहाँ से पढ़ लेना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत बेसिक सवाल आते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेल कांस्टेंट क्या होता है, जो अपना L/A था उस फॉर्मूला में, उसी को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स की हो गई, ऊपर की मीटर है, नीचे की मीटर इनवर्स है, इनको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है वो समझते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा बाय सी। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये सब मीटर में रहेगा, जब डायमेंशन आएगी ना तो मीटर में आएगी। अगर हम सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा बाय सी। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, पर यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पे ये चीज जो भी है ना अपने पास, ये मीटर में है, ठीक है, और वहां पे अपने पास जो भी चीज है वो किस में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर में है। अब अपन इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं, वो भी कुछ नहीं होता। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कप्पा डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। यहाँ पे क्या होता है मोलरिटी, यहाँ पे क्या होता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी को हम लिख सकते हैं कप्पा डिवाइड बाय मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो इससे अपने को एक और रिलेशन मिल जाता है कि जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, जो अपना मोलर कंडक्टिविटी होती है डिवाइड बाय NF। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, रिलेशन हो गया बिटवीन इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, वो बात क्या है कि अपन ना इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी के पीछे भागेंगे ही, हम क्या निकालेंगे, हम सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे और फिर इस रिलेशन से इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचेंगे कि ये फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला किसका। हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे मोलर कंडक्टिविटी का, और फिर मोलर कंडक्टिविटी से हम इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। इस पे भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं, अपने को ये दे रखा रहेगा, कंसंट्रेशन दे देगा, कप्पा दे रखेगा, ये निकालो, या फिर ये दे रखा रहेगा, ये दे रखा रहेगा, ये निकालो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, जो कि हमें ट्राई करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस कांस्टेंट। ये के क्या है अपना कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे अपन चेंज करें, जैसे कि NaCl के लिए अलग होगा, PbBr2 के लिए अलग होगा, है ना, जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल चेंज करते हैं तो ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। ये C क्या है अपना कंसंट्रेशन, C क्या है अपना कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे NaCl और PbBr2 इस कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कांस्टेंट चेंज होता रहेगा और उसके हिसाब से अपने ये जो भी है NaCl और PbBr2 के जो सॉल्यूशन है वो चेंज होते रहेंगे। ये क्या है अपना मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है अपना मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अपन डाइल्यूट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, सारे उसके आयन टूट जाएंगे, तो वो है ये। इसको अपन एक और इससे भी डिफाइन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी है, ये देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब C टेंड्स टू 0 होगा, या फिर जब अपना वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। तो इंफिनिटी वॉल्यूम टेंड्स टू हो जाएगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, C टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाएगी। उसमें भी वही होगा कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो ये पूरी टर्म्स क्या होगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें एक और चीज क्लियर रखते हैं अपन, ठीक है। तो अब इसमें अपन एक ग्राफ आता है अपने पास, ये वाला है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। ठीक है, इस ग्राफ में क्या होता है, ये जो अपना है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे कि अपन इधर से बढ़ते हैं, इस वाले ग्राफ को देखते हैं पहले, है ना, जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस वाले ग्राफ को देखते हैं। अपने पास कोई भी एक कंसंट्रेशन थी,
ठीक है। अब हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसमें पानी मिला रहे हैं, ठीक है। उसको अपन ने डाइल्यूट किया तो ये NaCl क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। NaCl क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे 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 डाइल्यूट करेंगे, ये एक टाइम आएगा जब ये पूरा टूट जाएगा। ये पूरा NaCl किस में, इन दोनों आयन में टूट जाएगा। जब ये पूरा इन दोनों आयन में टूट जाएगा, उस टाइम पे जो उसकी क्या बोल सकते हैं अपन, मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और वो क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट बोलते हैं। क्योंकि ये टूट रहा है टूट रहा है टूट रहा है, एक टाइम आएगा जहाँ पे पूरा टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। और नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये जो ये लैम्डा है, यहाँ पे डिनोट करता है अपना लाइट सिस्टम, ये नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी। एक और बात समझते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3 COOH, ये क्या होता है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करता। तो पहले तो क्या होगा, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उससे तो डेफिनेटली उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम रहेगी। फिर जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे, इसके आयन टूटते रहेंगे, इसके आयन टूटते रहेंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसोशिएट कभी नहीं होगा। जैसे जैसे इसके आयन टूटेंगे, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन जब इसकी मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल जो यहाँ पे जो इसका अपना कंसंट्रेशन है बिल्कुल जीरो पे भी आ जाएगी, तो भी ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, फिर भी डिसोशिएट होता रहेगा और होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो इतने ज्यादा डिसोशिएट होगा कि यहाँ पे जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी को अपन क्या अज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ये तो एक टाइम के बाद रुक जाएगा क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, लेकिन इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपना ये वाला ग्राफ बनता है, कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपना ये वाला ग्राफ बनता है। फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस K√C। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई। अपने को क्या क्या क्लियर हुआ, अपने पास 4-5 फॉर्मूलाज थे, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, कंडक्टिविटी के, कंडक्टेंस के, सेल कांस्टेंट के, वो सारी चीजें हमने क्लियर करी। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा, उन दोनों में रिलेशन देखा, और वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि अभी देखो हमारी स्लाइड में सिर्फ फॉर्मूलाज थे। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये पूरी स्लाइड क्या फॉर्मूला से भरी हुई है ना। तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, ये गूगल फॉर्म में है। गूगल फॉर्म आपको पता है ना, आपने पहले भी सॉल्यूशन का गूगल फॉर्म दिया होगा। तो गूगल फॉर्म का हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी इसको अटैच कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे और कमेंट में भी इसको अटैच कर देंगे। आप गूगल फॉर्म की लिंक पे क्लिक करना, वहां पे आपको ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी आज अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उनके बेसिस पे क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनको अटेम्प्ट करना, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। अगली क्लास में या तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा खत्म कर देंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगली क्लास में ही हम डिस्कस कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आना। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना, फॉर्मूला लगा, जिसकी सेल कांस्टेंट पूछा है अपने पास, कंडक्टिविटी सेल इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड बाय दिस, अपने पास लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, अपने को सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ बाय एरिया। सिंपल फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने सिंपल जो बाद के फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखे थे, फॉर्मूलाज देखे थे, उसके आगे हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम कैसे निकालेंगे, कैसे क्या अपन फाइंड करेंगे, उसमें मोल्टन स्टेट में रहेगा तो क्या होगा, एक्वस स्टेट में रहेगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट उसी तरह का है तो क्या होगा, वो सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में देखा। नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, वो सारी चीजें देखी हमने। उसके बाद क्या पढ़ा, फेराडेज लॉ पढ़ा, कि कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अपने चार्ज के होता है, कि यार चार्ज कितना पास हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने फॉर्मूलाज निकाले और एक दो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करी। जो हम लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के और फेराडेज लॉ इन सब के क्वेश्चंस होंगे, वो सब अटेम्प्ट करना और सॉल्यूशन बताना। कमेंट भी कर सकते हो, इन सब के सॉल्यूशन आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो, है ना। और गूगल फॉर्म पे भी दे सकते हो, बाद में इसका पूरा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। ये 8-10 क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका अभी वेबिनार हुआ था, उसमें आपने बोला था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो आपको 8-10 पिछली क्लास में भी हमने 15 क्वेश्चन दे दिए थे, इस क्लास में भी हमने 10 क्वेश्चन दे दिए थे, सारे क्वेश्चन एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, ठीक है, बाय।